नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है। मैं शुरू कर रहा हूँ आपकी नेक्स्ट क्लास आज। मैंने पीछे आपको 2-3 पेपर करा दिए हैं, प्रीवियस पेपर दिल्ली पुलिस के। आज फिर हम दिल्ली पुलिस के थर्ड शिफ्ट लेकर आए हैं 27 नवंबर की। तो इससे 27 नवंबर की पूरी डेट हो जाएगी। 27 की फर्स्ट शिफ्ट आपको करा दी, सेकंड आपको करा दी है, थर्ड में आज आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, जुड़े रहिएगा मुझसे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, मैं आपको प्रीवियस पेपर करा रहा हूँ। प्रीवियस पेपर करा रहा हूँ तो इसका मतलब मैं आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज चीज़ें नहीं सिखा सकता। जैसे जैसे मेरे चैप्टर चलेंगे मैं आपको उसमें बताता रहूँगा। ये प्रीवियस पेपर उनके लिए हैं जिन्होंने अच्छे से तैयारी कर ली है और वो प्रीवियस पेपर पर कमांड करना चाहते हैं और कुछ नई अप्रोच देखना चाहते हैं। तो डेफिनेटली किसी ना किसी क्वेश्चन पर उन्हें नई अप्रोच जरूर मिल जाएगी। आपने पिछले सेशन मेरे देखे होंगे तो उनमें भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन पे जरूर नई अप्रोच मिली होगी। अगर नहीं मिली होगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं मिलेगी कोई। आप देखें इसको, आप देखें इसमें कह रहा है ए पर्सन कवर्ड द फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज जर्नी at a speed of 160 km per hour and the second part 240 km per hour and covered the total distance 3840 km to his destination in 20 hours. In how many hours was the distance of second part covered? तो उसने पूछा है कि सेकंड पार्ट को कवर करने में उसे कितने आवर्स लगे हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, जब भी किसी चीज़ के 2 पार्ट करेगा तो हमारा मिक्सचर और एलिगेशन उसमें जरूर लगेगा। तो हम इसे मिक्सचर एलिगेशन से ही करेंगे। मिक्सचर एलिगेशन में क्या रखेंगे? ऊपर एवरेज, नीचे रेशो। ऊपर एवरेज क्या मतलब? स्पीड, और नीचे जो रेशो आएगा वो टाइम का रेशो आएगा, जो टाइम उसने हमसे पूछा है। अब देखो, उसने 3840 डिस्टेंस है टोटल, उसको 2 पार्ट में कवर किया है। एक तो स्पीड हमारे पास है 160 किलोमीटर पर आवर और एक है 240 किलोमीटर पर आवर, और इसे टोटल जो जर्नी में लगे हैं वो 20 आवर्स लगे हैं। तो अगर मैं 20 से डिवाइड कर दूं तो एवरेज स्पीड आ जाएगी मेरे पास इसकी। तो मैं इसे 20 से डिवाइड कर देता हूँ बच्चों। तो 20 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा मेरा 192। अब हमें क्रॉस माइनस करना है, बस मिक्सचर एलिगेशन से कर रहे हैं हम इसे। इसे माइनस करोगे तो होगा 32, इसे माइनस करोगे तो यहाँ पर 8 और 40 48 या 48। तो ये जो रेशो आएगा ये टाइम का रेशो है। ठीक है, अब हम कटिंग कर लेते हैं इनकी। 16 3 48 और 16 दूनी 32। तो ये 3 और 2 टाइम का रेशो आया है और टोटल टाइम हमारे पास 20 घंटे उसने दिए हैं। तो 5 के बराबर उसने हमें बोला है 20 घंटे। तो आप देखो 1 के बराबर क्या होगा? 4, और 2 के बराबर 8 घंटे। अब 2 के बराबर क्यों निकाला है? क्योंकि उसने हमसे यही पूछा है दूसरे भाग की दूरी कितने घंटे में पूरी की है। तो उसने 8 घंटे में दूसरे भाग की दूरी तय की है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखो कह रहा है द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5000। एक आर्टिकल का जो अंकित मूल्य है वो 5000 है। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15%, 10% और 18% हैव बीन गिवन ऑन दिस रेस्पेक्टिवली। उस पर 3 डिस्काउंट दी गई हैं, 15%, 10%, 18%। देखो आगे पीछे भी हो सकती है डिस्काउंट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 18, 10, 15 कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इससे। आगे बोला है देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट आइटम इज। तो सारी डिस्काउंट हमें निकालनी है, माइनस करनी है, उसके बाद हमें बताना है प्राइस कितना है। तो देखो सक्सेसिव मेथड से ही देखेंगे हम, रेशो मेथड से। अभी परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ उसमें यही चल रहा है। अब देखो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। 10% की आपको पता ही होगी 1/10, और 18% की भी आपको पता होनी चाहिए 9/50। ठीक है भाई, 18/100 करोगे, 2 से कटिंग कर दोगे तो ये आएगा। अभी जिन बच्चों ने पीईटी का एग्जाम दिया था तो उन्हें इस वैल्यू की बहुत जरूरत पड़ी थी। हालांकि उन्हें समझ में नहीं आया होगा वो बात अलग है, लेकिन इस पीईटी के पेपर में इसकी जरूरत पड़ी थी। अब देखो 3/20 की डिस्काउंट दी जा रही है, तो 20 अगर हमारे पास एमपी होगा तो 3 की डिस्काउंट होकर 17 हो जाएगा। उसके बाद 1/10 की डिस्काउंट दी जा रही है तो 10 से सेलिंग प्राइस 9 हो जाएगा। उसके बाद 9/50 यानी कि 50 से 9 के डिस्काउंट देके हमारे पास कितना हो जाएगा? 41। तो ये सारी मल्टीप्लाई तो डिनोट कर रही है हमारी किसको? अंकित मूल्य पे डिस्काउंट देने के बाद जो आएगा सेलिंग प्राइस को। ये सारी वैल्यू डिनोट कर रही है हमारी सेलिंग प्राइस को, और ये डिनोट कर रहा है मार्क प्राइस को, अंकित मूल्य को। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्क प्राइस 5000 है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेलिंग प्राइस हमसे पूछा है। आप देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 500 बन रहा है। अगर मैं 10 की गुणा करूंगा तो 5000 ही बन जाएगा। तो आप 20 की गुणा मत करना इसमें। आप देखना कि इन तीनों की गुणा कर ली हमने 5000, और यहां पर इन तीनों की मल्टीप्लाई करके इस 2 से कटिंग करनी है बस।
इस 2 से कटिंग कर देंगे तो 5000 को 5000 का है, जो वैल्यू आएगी उसे 2 से डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करके आधा करना पड़ेगा आपको बस। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 17 से गुणा कर लेते हैं, 17 एकम 17, 7 हासिल होगा, 17 चौका 68 और 69, तो 697 हो जाएगा। अब इसमें मुझे मल्टीप्लाई करनी है 9 की। अब देखो 9 की मल्टीप्लाई करनी है तो मैं ऐसे बोलूंगा 697 जो है वो 700 माइनस 3 है, ये 700 माइनस 3 है। 700 माइनस 3 में 9 की गुणा करनी है, तो 9 3 27, 9 7 6300, 6300 में से 27 माइनस करोगे अगर आप तो ये आएगा 6200। 27 माइनस किया था तो 6200 हमारे पास आया 73, 6273 का आपको आधा करना है। तो देखो इसकी गुणा की हमने 63, क्या माना था मैंने बताया, इसे लिखकर बता देता हूं मैं, इसे मैंने माना है 700 माइनस 3, ठीक है। अब 9 3 27 हो गया और 9 7 6300 हो गया। अब इसमें से माइनस करेंगे आप तो 6273, यही मैं बोल रहा था कि 6273 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 27 माइनस करेंगे 6273। अब मुझे इसका हाफ और करना है बस, तो मुझे इसका आधा करना पड़ेगा, तो 62 का आधा हो जाएगा 31, और 72, देखो 73 है हमारे पास, तो 72 होता तो 36 और एक बचा है तो 0.5, तो इसका जो सेलिंग प्राइस बनेगा वो 3136 रुपये 50 पैसे बन जाएगा। तो 3136 रुपये 50 पैसे, आगे आंसर हमारा, आगे देखते हैं। ये कह रहा है एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है, एम का मतलब मीटर दे रखा है, ठीक है। यदि भूखंड के चारों ओर बाड़ लगाने का लागत 16 रुपये 50 प्रति मीटर की दर से, 16 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर की दर से 4950 रुपये है, तो भूखंड की लंबाई बतानी है, लंबाई ज्ञात करनी है। आप देखो भूखंड आयताकार दे रखा है हमारे पास, एक आयताकार ग्राउंड है हमारे पास, रेक्टेंगल दे रखा है हमें, कह रहा है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 15 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, तो इसकी चौड़ाई से 15 मीटर ज़्यादा है लंबाई। देखो अगर हमारे पास लंबाई x मीटर है तो चौड़ाई x माइनस 15 मीटर होगी, ठीक है, या फिर इसे x मानो तो इसे x प्लस 15 मान लेंगे। अब हमसे इसने लेंथ पूछी तो मैंने इसे x माना है, अगर मैं उसे x मानूंगा तो प्लस 15 जोड़ना पड़ेगा मुझे। तो आप देखें इसने बोला है कि इफ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अराउंड द प्लॉट इज 490 रुपीज एट द रेट ऑफ 16.5 पर मीटर। देखो इसके चारों ओर फेंसिंग करनी होती है, तो फेंसिंग करने का मतलब है हमें पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर जो आएगा उसे 16.5 से मल्टीप्लाई की गई है, तब जाके कॉस्ट हमारी 4950 हो गई है, ये बोला है उसने। तो इसका मतलब होता है हमारे पास 33/2। आप 33/2 लिखें इसे, 33 से कटिंग करेंगे ये कटेगा 150 बार, 2 की गुणा कर देंगे हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास 300, तो पेरीमीटर बराबर हो गया हमारे पास ये 300। अब आपका सवाल खत्म हो लिया, अब आपका सवाल खत्म हो गया है, इसमें कुछ बचा ही नहीं है। अब आप देखिए पेरीमीटर जो होता है वो 2l प्लस बी होता है, अगर मैं इसे 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 150, क्या आएगा ये l प्लस बी आ जाएगा, लंबाई और चौड़ाई का जोड़। अब आप देखो l प्लस बी अगर आप देखेंगे तो ये 2x प्लस माइनस 15 होगा, तो 2x माइनस 15 बराबर आ रहा है आपका 150। आप 15 उधर जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगी लेंथ, क्योंकि लेंथ हमने x मानी है, उसने लेंथ ही हमसे पूछी है, तो 15 जोड़ेंगे आप 165 और 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 2 अट्ठे 16 और 5 का आधा होता है 2.5, तो 82.5 हमारी इसकी लेंथ हो गई, यही उसने हमसे पूछी है। आगे देखते हैं, ये कह रहा है ए फुल ऑफ टैंक ए फुल टैंक ऑफ पेट्रोल इस मोटरसाइकिल इज सफिशिएंट फॉर 30 डेज। जो पेट्रोल का टैंक है अगर वो फुल रहेगा तो 30 डेज के लिए सफिशिएंट है। ए राइडर कंज्यूम 20% मोर पेट्रोल देन डे, 20% मोर पेट्रोल पर डे। अब जो राइडर है वो पहले से कह रहा है इफ ए राइडर कंज्यूम्स 20% मोर देन पेट्रोल पर डे, यानी कि पर डे 20% ज्यादा पेट्रोल खपत करेगा। अब तो हाउ मेनी डेज विल ए टैंक फुल ऑफ पेट्रोल। देखो 20% ज्यादा खपत का मतलब क्या है, अगर पहले वो 5 खपत कर रहा था, 20% 1/5 होता है, तो अब वो 6 खपत करेगा। तो देखो जो खपत होता है, जो कंज्यूम है, जो यूजेज है, उसका रेशो पेट्रोल के जो डे हैं उनका अपोजिट चलेगा। आप खुद देखिए, पहले अगर वो 5 दिन कर रहा है, पहले वो 5 लीटर यूज कर रहा है, अब वो 6 लीटर यूज करेगा। पहले वो 5 लीटर यूज कर रहा था तो 30 दिन चल पा रहे थे, अब वो 6 लीटर यूज करेगा तो कितने दिन चलेगा, ये तो पूछा है आपसे भाई। हर बार वो उसने बोला ना कि कंज्यूम जो है 20% ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, 20% 1/5 होता है, तो पहले 5 लीटर अगर कंज्यूम कर रहा था तो अब 6 लीटर कंज्यूम करेगा, तो 6 लीटर कंज्यूम कर रहा था तो 30 दिन चला है। आप देखें 1 लीटर कंज्यूम करेगा पर डे,
यहां पर बच्चे गलती कर देते हैं, मैन डेज आवर वाला क्वेश्चन है कि मैन इंटू डेज इंटू आवर, इनकी मल्टीप्लाई ही होती है क्योंकि इनमें रेसिप्रोकल रेशो होता है, विलोम अनुपात होता है। तो ये मैन डेज आवर वाली लैंग्वेज आ गई आपकी। तो आप देखिए 5 आदमी 30 दिन में करें तो एक आदमी कितने दिन में करेगा, तो 5 गुणा 30 हो जाएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई होगी 30 गुणा 5, और 6 आदमी कितने दिन में करेंगे बटे 6, तो आपको 6 से कटिंग करनी है 5, तो हो गए 5 पंजे 25। यही हमारा आंसर है। बस इसने लैंग्वेज घुमा के दे रखी है हमें। ये रहा हमारे पास 25। कुछ बच्चे से अनुपात से भी कर सकते हैं, 20% अधिक पेट्रोल की खपत कह रहा है तो 20% मतलब 5 से 6 हो गया, तो ये खपत का रेशो है, तो डेज का रेशो इसका उल्टा हो जाएगा 6 और 5। तो पहले वाले 30 दिन थे, अब वाले 25 दिन होंगे भाई। 6 को 30 बोला तो 1 को 25 ही बोलेगा। आगे देखते हैं। जो कह रहा है दो व्यक्तियों में से प्रत्येक 43,892 रुपए की राशि 3 साल के लिए उधार दी गई है। एक को 30% साधारण ब्याज पर, दूसरे को 30% चक्रवृद्धि ब्याज पर। इस 3 वर्ष की अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज से कितने प्रतिशत दशमलव तक, दशमलव के स्थान तक बताना है, कम होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज से देखना है कितना कम होगा। तो देखो इसमें प्रिंसिपल का कोई लेना देना नहीं है, इसमें बस हमें यह बताया गया था कि दोनों के प्रिंसिपल इक्वल है। एक को दे रहा है, दोनों सेम प्रिंसिपल है, एक को 30% सिंपल इंटरेस्ट पर है और दूसरे को 30% कंपाउंड इंटरेस्ट पर है। और दोनों में से देखना है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना कम है चक्रवृद्धि ब्याज से। कम ही होता है सिंपल इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज से। तो देखो हम यहाँ मान लेते हैं 10% की बात कर रहा है, तो प्रिंसिपल अपनी तरफ से आप मान सकते हैं 1,000, 2,000, 10,000 कुछ भी मान सकते हैं। मैं 10,000 रुपये प्रिंसिपल मान रहा हूँ अपनी तरफ से। अब 10,000 रुपये पर 30% की दर से अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा 3 साल के लिए, तो देखो 30 या 90% आएगा 9,000 रुपये, तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं अगर हम, तो 10,000 रुपये पर 30% लगाते हैं हम, वो भी 3 साल के लिए। तो जब बच्चे पढ़ेंगे तो रेशो होता है हमारे 3 साल के लिए 3-3-1 का, या फिर ट्री मेथड होता है उसे भी लगा देते हैं बच्चे। तो मैं 3-3-1 के मेथड से देख रहा हूँ। इसका 30% निकालेंगे आप तो आएगा 3,000। 3,000 का 30% निकालेंगे तो आएगा हमारे पास 900। 900 का 30% आप निकालेंगे तो ये आएगा 270। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 9,000, तो देखो ये तो साधारण ब्याज आ गया, कैंसिल हो गया। अब जितना आएगा वो ज्यादा है हमारे पास, ये तो आया 2700 और ये आया हमारे पास 270, तो हमारे पास आ गया 2970। तो ये 2970 एक्स्ट्रा आ रहा है, लेकिन आ किस पर रहा है, ये हमारा आ रहा है किस पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेना है, टोटल कितना है। तो 9,000 ये रहा था, 2970 ये था, जोड़ना था हमें कितना, ये हो रहा था 11970। तो इतना हो गया। ये कितना परसेंट है, उसने हमसे यही पूछा है कि इस 3 वर्ष की अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से कितने प्रतिशत कम होगा। तो इससे कितने परसेंट कम होगा, इसी वजह से चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज नीचे आ गया। अब आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। अब देखो इसने डेसिमल प्लेस तक पूछा है, लेकिन डेसिमल आप आराम से बता सकते हो। जब आप इसे भाग करोगे तो आप इसे ऐसा मान लीजिए ये 120 है, 12,000 है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। आप जब इसे 12 से काटेंगे तो 12 दूनी 24, 2 बार जाएगा, 24 के बाद बचेगा 5, यहाँ हो जाएगा 57। तो 12 से काटेंगे तो 12 चौक 48, 12 पंजे 60 ज्यादा हो जाएगा, तो 12 चौक 48। आप खुद देख लीजिए कि हमने बड़ी संख्या ली है फिर भी वो 4 बार ही जा रहा है, 5 बार तो जाने का मतलब ही नहीं बनता है। तो लगभग 24% आ जाएगा। तो आपको डेसिमल तक जाना था, तो 24.8 इसका आंसर आ जाएगा। आप एक्यूरेट नंबर से भी कर सकते हैं, लेकिन डेसिमल पे जाने में दिक्कत हो जाएगी इसमें। आगे देखते हैं। देखो कह रहा है A and B each borrow the same amount of money of rupees 3 year and 5% simple interest and compound interest respectively. At the time of the payment, B had to pay 427 रुपए more than A. Find the amount borrowed by B and the interest paid in rupees. तो आपसे बताना है कि मूलधन कितना है और कितना इंटरेस्ट पे किया गया है। A and B each borrow the same amount. देखो दोनों ने सेम अमाउंट लिया है, किस पर, अमाउंट ऑफ मनी 3 ईयर्स एट 5% सिंपल इंटरेस्ट, 5% की सिंपल इंटरेस्ट की दर पर और कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो हम इसे कंपाउंड इंटरेस्ट से लेंगे। देखो 5% का मतलब जो होता है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 21/20। 21/20 कैसे, 1 + r/100 फॉर्मूला होता है, उसमें हम 5% रखेंगे तो 21/20 बन जाता है। अब ये 3 साल की बात कर रहा है, तो 3 साल पे इसकी क्यूब हो जाएगी, तो क्यूब होगा हमारे पास 9261/8000। ठीक है। अभी इससे पहले मैंने आपको टेस्ट सीरीज कराई है एक, उस सेकंड शिफ्ट की, उसमें भी मैंने इनका यूज दिखाया था कि स्क्वायर और क्यूब का यूज आएगा। अब नीचे वाले को हम मान लेते हैं प्रिंसिपल, ऊपर वाले को मान लेते हैं अमाउंट। तो आप देखो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो CI होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट।
तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास आ रहा है 1261। तो देखो आप देखिए 9,261 रुपये हमने माना अमाउंट है, 8,000 रुपये हमने माना प्रिंसिपल है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 1261, वो हमारे पास CI होगा। ऊपर वाला मैं हटा देता हूं, ठीक है जी। जो रेट है मैंने नीचे लिख दिया है इसे। तो 1261 हमारे पास हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब मुझे सिंपल इंटरेस्ट की जरूरत है, क्यों? क्योंकि उसने बोला है एट द टाइम ऑफ पेमेंट बी हैड टू पे 427 मोर देन ए। देखो बी ए से कितना ज्यादा पे करेगा, उतना ही ज्यादा पे करेगा जितना हमारा चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो दोनों बराबर ही होंगे। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस है उसके बारे में बात की है उसने 427 रुपए। भाई ए साधारण ब्याज पर था और बी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पर था, तो बी ए से कितने रुपए ज्यादा देगा, तो इसका मतलब वो ज्यादा जो देगा वो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा, क्योंकि सेम ईयर है, 3 साल है। तो आप देखें 8,000 रुपये अगर मूलधन होगा उस पर आप 5% से इंटरेस्ट लगाएंगे 3 साल के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा? तो आप 15 अट्ठे 120, तो 1,200 रुपये सिंपल इंटरेस्ट आएगा। तो हमारे पास आ गया 1,200 रुपये सिंपल इंटरेस्ट। तो आप देखो ये है SI और ये है CI, इन दोनों का डिफरेंस 61, इसको दे रखा है उसने हमें 427, तो 61 को बोल रखा है 427। तो आप देखिए कितने गुना है इसका, ये इसका 7 गुना है, 1 के बराबर 7 आ गया। अब उसने हमसे पूछा था प्रिंसिपल बताना है और हमें क्या बताना है, जो ब्याज दे रहा है बी जो ऋण दे रहा है, बी जो ब्याज दे रहा है वो बताना है कि ब्याज रुपए में ज्ञात कीजिए। तो पहले प्रिंसिपल निकालते हैं। प्रिंसिपल हमारे हिसाब से कितना था 8,000, तो देखो 1 के बराबर 7 है, तो 8,000 के बराबर कितना होगा, तो 8,000 गुणा 7 करेंगे हमारा हो जाएगा 8 सत्ते 56,000। ठीक, अब बात कर लेते हैं 1 के बराबर 7 आया है तो हमें बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट है 1261, तो हमें 1261 के बराबर भी बताना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1261, तो 1200 प्लस 61 कर देता हूं और इसका 7 गुना करना है। अब देखो ऐसे क्यों ब्रेक किया मैंने, क्वेश्चन करते हुए आपको कैलकुलेशन ध्यान रखनी है कि किसी कैलकुलेशन का यूज तो नहीं आ गया है कहीं। आप देखो 61 गुणा 7 हमने अभी कर लिया था, ये 61 गुणा 7 427, तो ये 61 गुणा 4 427 हो जाएगा सीधे सीधे, और ये 12 सत्ते 8400 हो जाएगा। तो आपको केवल यही जोड़ना था 8400 प्लस 427, तो आपका आंसर आ जाता 8827। तो आप देख सकते हैं कहाँ आ रहा है, देखो 56,000 ये रहा, 8827 भी ये रहा, तो यही हमारा आंसर है। आगे देखते हैं, ये कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर इज 26 एंड देयर डिफरेंस इज 14 इफ 3 टाइम्स द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर व्हाट विल बी द क्वोशिएंट। यानी कि भागफल क्या आएगा ये पूछा है उसने। देखो 2 नंबर का जो सम है वो 26 है। आपको ध्यान रखना है अगर 2 नंबर का सम और 2 नंबर का डिफरेंस आपको दे तो आपको वैल्यू निकालने के लिए दोनों को ऐड करके हाफ कर देना है, दोनों को माइनस करके हाफ कर देना है। ये 26 है और ये 14 है। आप देखो एक ही वैल्यू अगर आप निकालोगे तो दोनों को ऐड करो और हाफ कर दो, 40 का आधा 20 हो जाएगा। अगर आपको बी की वैल्यू ही पूछ रहा होता केवल तो इन दोनों को माइनस करते 12 का आधा 6 हो जाता। तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ चुकी है। अब उसने क्या बोला है, इफ 3 टाइम्स द लार्जर नंबर, जो लार्जर नंबर है उसका 3 टाइम कर दिया 60, इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर, इसे डिवाइड किया गया स्मॉलर नंबर से, तो क्वोशिएंट कितना आ गया जी 10, भागफल कितना है 10। यही आपसे पूछ रहा है कि भागफल कितना होगा। आगे देखते हैं, ये कह रहा है ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 45 डेज, ही वर्क्स फॉर 30 डेज एंड देन लीव्स द जॉब। देखो ए कोई काम 45 दिन में कर सकता है, उसने केवल 30 दिन तक काम किया है और वो काम छोड़कर चला गया है। इफ बी कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क इन 5 डेज, बी ने बचा हुआ काम 5 दिन में किया है। इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन कंप्लीट द एंटायर वर्क, तो बी पूरा काम कितने समय में कर सकता है, इतना सा पूछ रहा है आपसे। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बी ए जो है 30 दिन में कितना काम करेगा, 30/45 2/3, 1/3 काम इसे 5 दिन में किया तो पूरा काम 15 दिन में, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। आप देखें ए पूरा काम कर सकता है 45 दिन में, ए ने 30 दिन काम किया है, तो ए एक दिन में कितना करेगा 1/45, तो 30 दिन में कितना करेगा 30/45, तो ए ने केवल 2/3 काम ही किया है। उसके बाद बचा हुआ 1/3 काम किसने किया होगा, वो बी ने किया है, क्योंकि बी आ गया, ए तो चला गया था। उसने बोला है बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 5 डेज, तो रिमेनिंग वर्क जो 1/3 है वो बी ने किया है 5 दिन में, तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा 15 दिन में। बस यही आंसर था हमारा। आगे देखते हैं, एक दुकानदार ने 1000 केजी चावल खरीदकर उसका एक भाग 10% के लाभ पर शेष 20% की हानि पर बेच दिया है। ए शॉपकीपर बॉट 1000 केजी ऑफ राइस एंड सोल्ड ए पार्ट ऑफ इट एट ए प्रॉफिट 10% एंड द रिमेनिंग पार्ट एट ए लॉस ऑफ 20%। यानी कि एक पार्ट को 1000 हमारे पास केजी है, उसके एक पार्ट को तो उसने बेचा है 10% के प्रॉफिट पर,
और दूसरे को दे रहा है वो 20% के लॉस पर, ठीक है। ही लॉस्ट 11% ऑन द एंटायर ट्रांजेक्शन, उसे कुल मिलाकर 11% का लॉस हो गया। तो देखो मिक्सचर एलिगेशन ही लगाएंगे हम इसमें, क्योंकि एंटायर ट्रांजेक्शन का भी दे रखा है। व्हाट क्वांटिटी ऑफ राइस इन केजी वाज सोल्ड एट 20% लॉस, तो बाद वाले की क्वांटिटी पूछी है, इसे रख देते हैं, पहले माइनस करते हैं, इसमें से माइनस करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे। देखो ध्यान रखना, माइनस माइनस करेंगे तो ये तो घट जाएगा, 9 आ जाएगा, लेकिन जब प्लस के 10 में से माइनस के 11 माइनस करोगे तो इनका गैप जो है वो जुड़ जाएगा, ये तो ये हो जाएगा 21। तो हमारा जो रेशो आएगा, 3 से कटिंग करें 3, 3 से कटिंग करें 7, तो हमारे पास जो क्वांटिटी का रेशो आया 10% प्रॉफिट वाली और 20% लॉस वाली क्वांटिटी का रेशो 3 और 7 है। जो क्वांटिटी का रेशो 3 और 7 आ गया है तो इनका टोटल कितना है 1000। तो आप देखें इनका टोटल है 10, 10 को करा है 1000, तो आप देखें कितने गुना है, 100 गुना है, यानी कि जो वैल्यू निकालनी है उसका 100 गुना करना है। 20% वाला पूछा था इसने, तो 7 का 100 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा जी 700। यही हमारा आंसर है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट, सॉरी कौन सा सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट पूछा है ना, सबसे छोटा देखना है। देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, लेकिन ये बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि आप देखिए पहला फ्रैक्शन आपको दे रखा है 11/12, दूसरा 13/14, उसके बाद 12/13, उसके बाद दे रखा है 15/16, उसके बाद दे रखा है 19/20। इसमें से पूछा है आपसे कौन सा सबसे छोटा है। आप देखो कोइंसिडेंस ऐसा है कि सब में 1 का डिफरेंस आ रहा है, 1 का, सब में 1 का डिफरेंस आ रहा है। जब डिफरेंस बराबर होता है तो जो या तो ऊपर वाला नंबर देखिए या नीचे वाला, कोई सा भी है, या तो डिनोमिनेटर देखिए या फिर न्यूमरेटर देखिए। तो हम न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं अंश की, तो जो सबसे छोटा होगा वो छोटा होगा, जो सबसे बड़ा होगा वो बड़ा होगा। सबसे छोटा पूछा है तो 12/11। ऐसा कब पॉसिबल हुआ? जब इनका डिफरेंस सेम है। इसमें 3-4 कंडीशन होती हैं, फिलहाल यही कंडीशन हम देख रहे हैं। आगे देखते हैं, ये कह रहा है ए सेलर परचेज 2 वैरायटी ऑफ टी, ब्रांड ए एंड ब्रांड बी। 2 वैरायटी है, ब्रांड ए और ब्रांड बी, ठीक। एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पर 100 ग्राम, तो 15 रुपए पर 100 ग्राम है, तो एवरेज प्राइस दे रखा है इसका 100 ग्राम के हिसाब से। एंड 18 पर 100 ग्राम, तो बी का जो प्राइस दे रखा है वो 18 पर 100 ग्राम दे रखा है। आप देखिए वो कह रहा है ही प्रिपेयर्ड ए मिक्सचर ऑफ देम in a certain ratio, later he sold the mixture at 20 per kg, 20 पर 100 ग्राम। तो जो सेलिंग प्राइस है, जो एसपी है, वो 20 पर 100 ग्राम दे रखा है। देखो 100 ग्राम, तीनों में ही 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम का कोई रूल नहीं है इसमें। आगे उसने पूछा है ही एंड अर्न 20% प्रॉफिट, ये जो एसपी है इस पे 20% प्रॉफिट भी शामिल है। व्हाट इज द रेशो ऑफ ब्रांड ए टी टू ब्रांड बी टी इन द मिक्सचर। उससे आपने पूछा है कि इन दोनों को किस रेशो में उसने मिक्स किया है। आप देखें मिक्सचर एलिगेशन का सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, बस थोड़ा सा लॉजिक है इसमें। आपको क्या देखना है, इसमें आपको सीपी दे रखे हैं 15 और सीपी दे रखा है 18, लेकिन ये एसपी दे रखा है। हमें मिक्सचर एलिगेशन में पढ़ाया जाता है कि जब हम मिक्सचर एलिगेशन लगाते हैं तो ये तीनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, या तो तीनों ही सीपी होने चाहिए या फिर तीनों ही हमारा एसपी होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सीपी, इसको सीपी, इसको एसपी, तो इसको सीपी बनाने की कोशिश करेंगे, यहीं थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। आप क्या करें, आप इन दोनों के एसपी बना ले। क्यों? क्योंकि देखो 20% प्रॉफिट है, तो इसे 6 से डिवाइड करोगे और 5 के इक्वल निकालोगे, जो कि ये 6 से डिवाइड होना नहीं है, फिर ऊपर भी आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आप सीधे करें, तीनों का एसपी बनाएं, तीनों को सेम रखते हैं तो तीनों का एसपी बनाते हैं। तो हमने क्या करा, ये 20% प्रॉफिट तो है ही, देखो एस ओवरऑल तो एसपी हो गया बीच में। अब आप देखो इसका 20% निकालोगे तो इसका 20% आएगा 15 दूनी 30, 3 रुपए, 3 रुपए इसमें जोड़ोगे तो हो जाएगा 18। अब इसका 20% आप निकालोगे तो 18 दूनी 36 होता है, तो हो जाएगा 3.6, जोड़ोगे तो हो जाएगा 21.6। अब आप माइनस करिए, इसमें से आया 2, इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 1.6, डेसिमल हटा के 0 लगाएं, तो ये हमारा रेशो आ गया इनकी क्वांटिटी का, 4 चौक 16 हो गया और 4 पंजे 20 हो गया। तो हमारे पास 4 और 5 का रेशो है इनकी क्वांटिटी का, ठीक है। ऑप्शन आ गया हमारा कौन सा, थर्ड। तो आपको ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है हम कि क्रय मूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस लेके ही करें। हम एसपी दे रखा है तो सबको एसपी बना के भी कर सकते हैं, बस हमारी कैलकुलेशन कम से कम होनी चाहिए और जल्दी होना चाहिए सवाल। आगे देख रहे हैं, कह रहा है द क्यूबॉइड एक घनाकार टंकी है खुली हुई। द क्यूबोइडल ओपन टैंक इज 1.6 मीटर लॉन्ग, 1.3 मीटर वाइड एंड 53 सेंटीमीटर हाई, यानी कि उसकी गहराई दे रखी है 53 सेंटीमीटर फ्रॉम आउटसाइड। इट्स कैपेसिटी इज 900 लीटर एंड इट्स वॉल आर 5 सेंटीमीटर थिक, फाइंड द थिकनेस ऑफ इट्स बॉटम। आप देखो हमारे पास एक घनाकार खुली टंकी दे रखी है,
घनाभ कैसा होता है, ऐसा होता है घनाभ हमारे पास 3D फॉर्म में होता है। ये घनाभ है हमारे पास, एक टंकी की फॉर्म में है जिसका ऊपर का कोई ढक्कन नहीं है। आप देखें इसकी तली की मोटाई भी दे रखी है हमारे पास, यानी कि हमारे पास दो घनाभ दे रखे हैं एक के अंदर ही, हमारे पास दो ही घनाभ दे रखे हैं एक के अंदर, जिनकी कुछ ना कुछ मोटाई जरूर आ रही है। आप देखें यहां से इसकी मोटाई होगी कुछ, इधर से कुछ मोटाई होगी, लेकिन जो तली की मोटाई है वो केवल नीचे ही होगी, ऊपर नहीं होगी। आप इसका डायग्राम भी नहीं बनाना चाहें तो भी इससे सवाल हो जाएगा, बस आपने इस टाइप का सवाल एक बार कर रखा हो। आप देखें हमारे पास जो लंबाई दे रखी है 1.6 मीटर है बाहर की लंबाई, और उसने हमसे कहा है कि जो इसकी दीवारें हैं वो 5 सेंटीमीटर मोटी है, ये मीटर में दे रखा है, तो हम सेंटीमीटर बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी तली की मोटाई भी उसने सेंटीमीटर में ही पूछा है, तो हम सबको शुरुआत से ही सेंटीमीटर में लेके चलेंगे। तो आप देखें हमारी जो लंबाई है वो 160 सेंटीमीटर होगी, 100 की गुणा कर दी, 1 मीटर पे 100 सेंटीमीटर होते हैं। जो चौड़ाई होगी वो 130 होगी। अब आप देखें जब हम चौड़ाई की बात करेंगे तो इधर से मोटा है वो कितना, 5 सेंटीमीटर, और इधर से मोटा है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों तरफ से 5 सेंटीमीटर तली की मोटाई होगी। दीवार जो होगी वो ऐसी तो होगी हमारे पास, तो जब हम इसकी चौड़ाई की बात कर रहे हैं वो 130 है पूरी, जब 5 यहां से कम करेंगे तो 5 यहां से कम करेंगे तो अंदर की चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 10 कम कर देंगे इसमें से, तो हमें इसमें से डबल माइनस करना पड़ेगा। ऐसी हम लंबाई की अगर बात करेंगे तो हमारे पास नीचे भी मोटाई होगी और ऊपर भी, तो इसमें से भी 10 माइनस करेंगे हम, तो जो आंतरिक चौड़ाई आएगी वो हमारे पास आएगी 120, और जो आंतरिक लंबाई आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी, 150। अब हमारे पास हमने L ले लिया है, B ले लिया और H और लेना है। H के लिए उसने पूछा है हमसे कि H जो है 53 सेंटीमीटर है, लेकिन इसकी तली की मोटाई आपको बतानी है, यानी कि तली की मोटाई ये नहीं है जो दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तली की मोटाई कुछ और होगी। अब आप एक बात बताएं, हमारे पास कोई टंकी है जो ऊपर से खुली हुई है, तो आप देखें जो ऊपर से खुली हुई है तो नीचे तो उसकी मोटाई होगी, लेकिन ऊपर उसकी मोटाई कुछ नहीं होगी क्योंकि उसका ढक्कन ही नहीं है। तो इसलिए इसमें तो हमने माइनस किया था डबल डबल, लेकिन जो इसकी ऊंचाई होगी उसमें से केवल हम सिंगल माइनस करेंगे, 53 माइनस एक्स। इसकी मोटाई जो है तली की उसको हमने एक्स मान लिया है, तो इसे माइनस करेंगे 53 माइनस एक्स। देखो अगर ये टंकी बंद होती तो हम 53 माइनस 2x करते हैं, क्योंकि ऊपर ढक्कन भी उतना ही मोटा होता है जितनी तली मोटी है। तो इन दोनों में से तो डबल माइनस हुआ, इनमें से सिंगल। इसके बराबर हमें दे रखा है 900 लीटर क्षमता है। देखो 1 लीटर में 1000 लीटर होते हैं, ऐसा मानते हैं 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसमें 1000 की गुणा कर देंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा इसका आयतन, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। हालांकि इनका कोई रिलेशन नहीं होता है, लेकिन मैथमेटिकल टर्म में हम मान लेते हैं कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर है, तो हम इसके बराबर रख देते हैं इसे। तो इसके बराबर हम रखते हैं इसके बराबर हम रख रहे हैं इसे कितना, 1000 लीटर और गुणा 900। तो आप देखें कटिंग कर लेते हैं इसकी, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 15 बार मतलब 180, एक जीरो और कट जाएगा, 18 से आप इसे काटेंगे 900 को 50। आप देखें 53 माइनस होगा 50 में से कितना बचेगा, x बराबर 3। यही आपसे पूछा है, बस आपको समझाने में ही थोड़ा सा समय लगा है इसमें, वरना ये एक लाइन का ही क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको अच्छे से करके देखना, इस क्वेश्चन की उम्मीद भी रहेगी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने की एग्जाम में, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और कैलकुलेशन इनमें होती ही होती है। आप देखें आगे क्वेश्चन, 2 years ago, ये 13 क्वेश्चन नंबर है, कह रहे 2 years ago द एवरेज ऑफ 5 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली वाज 18 years, यानी कि 2 साल पहले 5 सदस्यों की जो औसत आयु है फैमिली की वो 18 है। विद द अराइवल ऑफ ए न्यू मेंबर्स, नए मेंबर्स के आने से, विद द अराइवल ऑफ ए न्यू मेंबर इन द फैमिली, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली स्टिल रिमेन्स द सेम, जो एवरेज है वो पहले जैसा ही रहता है। आप देखो 5 सदस्य की औसत आयु जो थी हमारे पास, वो हमारे पास 18 थी 2 साल पहले, अब जो होगी वो 18 में 2 जुड़ जाएगा, कितनी हो जाएगी 20। तो 5 सदस्यों की औसत आयु अब 20 है, लेकिन एक नया सदस्य आ गया है जिसकी वजह से 5 सदस्यों की औसत आयु क्या कर रहा है, पहले जैसी ही है। यानी कि एक सदस्य आ गया तो कितने सदस्य हो गए, 6 सदस्य। 6 सदस्य की आयु कितनी हो गई है, पहले जितनी 18। तो आप देखें पहले हमारे पास 20 पंजे 100 टोटल था, अब 18 सिक्का 108 टोटल है, तो सदस्य कितना का है, 8 साल का। यही हमसे पूछा है। देखो इसने बोला था कि 2 वर्ष पूर्व किसी परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 18 साल है, तो 5 साल पहले 18 साल है, तो अब तो 20 साल हो जाएगी औसत आयु। तो 5 सदस्यों की 20 है, तो टोटल कितना होगा 100, 5 गुणा 20 कर देंगे। एक नया सदस्य आ गया तो सदस्य कितने हो गए 6। उसने कहा है कि परिवार की औसत आयु अभी भी वही है, यानी कि 18 ही है, तो 18 ही है औसत, कितने सदस्यों की 6 सदस्य हो गए हैं, तो 108 हो गए। तो जो
व्यक्ति आया है, जो बच्चा आया है उसकी आयु कितनी है? 8 साल। तो इसने यही पूछा है नए जुड़े सदस्य की वर्तमान आयु कितनी है, तो 8 साल हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये कह रहा है इफ द इनकम ऑफ ए इज 35% मोर देन द इनकम ऑफ बी, देन बाय व्हाट परसेंट राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर इन द इनकम ऑफ बी लेस देन द इनकम ऑफ ए। यदि ए की आय बी की आय से 35% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, ये पूछिए। देखो ए की आय जो है बी की आय से अधिक है, तो बी की आय 100 है तो इसकी आय कितनी होगी? 135, 35% अधिक हो गई। तो ए की आय से कितना परसेंट कम है? बी 35 ही कम है, लेकिन किस पर? 135 पर। तो यही पूछा है कितना परसेंट है। आप देखो 5 से इसे काटेंगे 7, 5 से काटेंगे इसे 27। आपको यही पूछा है कि 7/27 कितना परसेंट है। अब देखो शुरू से लेके हम आखिर तक आ गए थे। आपको 3 टेबल मैंने याद करने के लिए बोले थे, कितने? 3 टेबल, 24, 27 और 36। अब देखो 27 का टेबल आया नहीं आएगा। 27 से काटते हैं हम इसे, 27 दूनी 54, तो 2 के हिसाब से आपको यही आंसर मिल जाएगा आंसर, ठीक है। इसके बाद हम आखिरी क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। इसने बोला है छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 10 और 11 से विभाजित करने पर 11, 9 और 10 से शेषफल प्राप्त होता है। देखो कोई नंबर है जिसे हमने 12 से डिवाइड किया है, कोई नंबर है जिसे हमने 12 से डिवाइड किया है, किसी नंबर को हमने 10 से डिवाइड किया है और उससे 11 से डिवाइड किया है। 12, 10 और 11 से डिवाइड किया है, जो रिमाइंडर है वो 11 आया है, वो 9 आया है और 10 आया है। देखो रिमाइंडर अलग अलग है, लेकिन आप देखें तो रिमाइंडर का डिफरेंस अलग अलग एक जैसा ही होगा। तो देखो रिमाइंडर का डिफरेंस कितना है? देखो नंबर और रिमाइंडर में डिफरेंस कितना है? 1 का। नंबर और रिमाइंडर में डिफरेंस कितना है? 1 का। यहाँ भी नंबर और रिमाइंडर में डिफरेंस कितना है? 1 का। यानी कि हमारे पास जो नंबर है वो 12, 10 और 11 का एलसीएम तो है, लेकिन एक कम होगा उससे, तभी तो हमारे पास डिफरेंस एक आएगा। तो हमें एक माइनस कर देना है इन सब का एलसीएम लेकर। तो हम इनका एलसीएम लेते हैं 12, 10 और 11। इनका एलसीएम क्या आएगा? देखो इसके फैक्टर करेंगे 4 गुणा 3, और हमारे पास ये है, हमारे पास 12, 10 और 11। ये हमारे पास 10 है, 10 के फैक्टर करोगे 5 गुणा 2 और इसके फैक्टर 11 ही रहने हैं। तो आप देखो 2 की सबसे बड़ी पावर तो है 4, उसके बाद क्या आया हमारे पास? 3, फिर उसके बाद क्या आएगा? 5, फिर क्या बचा लास्ट में हमारे पास? 11। तो इनकी तीनों की मल्टीप्लाई, इन चारों की मल्टीप्लाई हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो आप देखेंगे 4 तिया 12, 5 60, 60 गुणा 11 करेंगे तो 660। तो हमारा एलसीएम तो आ रहा है 660, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस हमेशा एक आ रहा है, तो इसमें से एक माइनस हो जाएगा। तो एक माइनस कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास? 659। तो यही हमारा आंसर है 659। उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। कल फिर आएंगे हम नया टेस्ट पेपर लेकर अपना। ये प्रीवियस पेपर आप बहुत अच्छे से करें। धन्यवाद। इतना ही रखते हैं आज हम, ठीक है।